तो बच्चों आज स्टार्ट करेंगे हम डी ब्लॉक का सेकंड लेक्चर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम आज ऑक्सीडेशन स्टेट से स्टार्ट करेंगे। और पिछली क्लास में हम लोग शायद कॉन्फ़िगरेशन तक पढ़ चुके थे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक। याद है आप सबको कि भूल गए, है ना? तो हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, डी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंड लेक्चर आज है डी ब्लॉक का, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन चलो स्टेट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज से स्टार्ट करते हैं। भाई डी ब्लॉक किस सीरीज से स्टार्ट होता है? 3D सीरीज से एंड फोर्थ पीरियड से, 3D सीरीज से एंड फोर्थ पीरियड से। याद आ रहा है बेटा? तो चलिए 3D सीरीज की अगर हम बात करें, लिखते हैं। ये बेटा इंपॉर्टेंट हेडिंग, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड में भी और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी, ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो 3D सीरीज लिखता हूँ, ये 3D सीरीज और 3D सीरीज ये लिख दिया। और 3D सीरीज में कहाँ से स्टार्ट होता है? स्कैंडियम से। याद आया? और कैसे लिखते थे बेटा? शक्ति, स्कैंडियम, टाइटेनियम, विक्रम, फेको, नहीं, क्यों, जनाब, ऐसा। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन याद करो बेटा, याद है स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन 3D 4s2, ओ भाई 4s2, 18 2 20 और 1 21। इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D2, अरे भाई ये 21 होता है, ये 22 होता है, 22 23 24 25 एटॉमिक नंबर लिख लो तो क्लियर हो जाए, ठीक है। 26 27 28, निकिल का, कॉपर का 29 और जिंक 30, क्लियर। तो देखो अगर मैं यहाँ आर्गन लिख दूँ, ये आर्गन बोले तो 18, तो 18 2 20, एस में 2 भर दीजिए, ये भाई 4s, 18 2 20 1 21। अब देखो 3D ये 4s, 18 2 20 2 22, 23 का करना बेटा। तो यहाँ तक 18 हो गए, 18 आर्गन तक 18, और 18 के बाद ये लिखते हैं 3D 4s, 18 2 20 और ये 3 23। चूँकि क्रोमियम याद आया एक्सेप्शन है, तो यहाँ पर हम लोग ये कर देते थे बेटा 4s1 3D 5। चलिए ये 3D 5 और 4s2, सिमिलर 3D 6। इनके कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख लो, ये कोबाल्ट 3D 7 4s2, निकिल 3D 8 4s2, कॉपर, ओ भाई कॉपर 3D, ये भी एक्सेप्शन आ गया, 3D 10 4s1, और जिंक का बच्चों 3D 10 और ये 4s2, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ स्कैंडियम से ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से सीखो जरा बेटा, स्कैंडियम से इसको ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 1 3, ऐसे याद रखिएगा। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये +3 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3। तो स्कैंडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो केवल एक ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। सुन रहे हो कि नहीं बच्चों? स्कैंडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो केवल एक ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। वो कितनी शो करता है? +3। बाकी के ग्रुप वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। समझ गए ना बच्चों? तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर कैसे स्टार्ट करते हैं? यहाँ 2 है ना, एस में कितने हैं? 2। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन किससे निकाल सकते हो? एस से। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन पे जो पॉजिटिव चार्ज आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। अरे सपोज करो जैसे ये सोडियम लिया, या अच्छा सोडियम पोटेशियम लेके सोडियम बोल रहा, तो ये लिया सोडियम के आउटर सेल में बेटा कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका चलो NS1 कॉन्फ़िगरेशन हुआ ना, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे आउटर सेल में, तो यहाँ पर ये क्या गया? Na+। तो ये 1 प्लस इसका क्या मान लेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर मान लेंगे। तो ऐसे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरिए चलो बच्चों जरा देखो, टाइटेनियम यहाँ पर कितना है? तो यहाँ पर कितने से स्टार्ट करते हैं? +2, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब +2 के बाद टाइटेनियम देखो +3 +4, समझ गए? एक एक का डिफरेंस आ रहा है। अरे वाह, कैसे दिमाग में रखोगे? 2 3 4 आ गया टाइटेनियम का। अब देखो वेनेडियम का कहाँ से स्टार्ट करने वाले हो बेटा? इसके आउटर सेल में सबसे पहले किससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो आसानी से? s ऑर्बिटल से। तो s से इलेक्ट्रॉन 2 निकल सकते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? +2 से। अब एक एक का डिफरेंस करते जा, 2 के बाद 3 और 3 के बाद बेटा 4 और ये 5 हो गया। समझ गए? तो 2 3 4 5
अब इसमें देखो क्रोमियम का, यहाँ पर भी हम एक S से निकालेंगे और एक D, तो भले ही यहाँ 1 है ठीक है, पर पहले तो S में 2 ही है और S से हम एक D में भेज दिया करते थे, पर यहाँ पर भी बेटा ये +2 के बाद बोलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, +3, ये +4 और इसके बाद यहाँ पर +6, इसका +5 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, +6। नोट करते जाइए आप हमारे साथ साथ। 4, अच्छा 5 भी ले सकते हैं, 4 5 और ये +6 तक जाएगा एक एक डिफरेंस में। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ शुरुआत कहाँ से करें बोलो, 2 से बेटा, तो ये +2 फिर एक एक का डिफरेंस +3 +4 +5 +6 और +7। चलिए इनको देखो, कहाँ से शुरू करूँ बेटा मैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, तो +2 +3 और +4। देखो बच्चों इधर देख लो, आयरन का कॉमन ऑक्सीडेशन हम वैसे +2 और +3 पढ़ते हैं, पर आज हमें डी ब्लॉक में हमें ये भी पता चल रहा है कि इन एलिमेंट के और कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं, और कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं। तो देखो कौन कौन से, +2 और +3 अक्सर हम पढ़ा करते हैं, Fe2+, Fe3+, पर एक और आपको पढ़ने को मिल रहा है Fe4+, समझ गए ना। अगला देखो ये वाला भी कहाँ से शुरू करूँ बोलो ना बेटा, 2 से, अरे केवल स्कैंडियम ही तो था +3, ओनली 1 ऑक्सीडेशन, बाकी स्टार्ट सब कहाँ से हो रहे हैं बेटा, +2 से, समझ गए। और कितना आसान है ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखने का, बस एक का डिफरेंस करते जाइए। कितने का डिफरेंस, एक का। देखो ना, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4, सिमिलर 2 3 4 5, फिर देखो 2 3 4 5 6, यहाँ देखो 2 3 4 5 6 और ये 7, यहाँ आ जाओ, यहाँ 2 3 4, इन्हें कैसे याद रखोगे, फिकोनी को देखो, फिकोनी एक जैसे, ये फिकोनी एक जैसे, और ये किस ग्रुप में आते थे याद है आपको, 8th B बेटा, 8th B, तो ये तीनों एक साथ आते हैं, इसलिए इनको तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर एक जैसा होगा, चूंकि ये तीनों एक साथ आते हैं। कौन से तीनों एक साथ आते हैं, फिकोनी, आयरन, कोबाल्ट और निकिल। तो जैसे इसका बेटा मैंने क्या लिखा, +2 +3 +4, वैसे इसका भी सेम +2 +3 +4, 2 3 4 2 3 4, ऐसे याद रखोगे, 2 3 4। अब बोलो इसका आंख मूंद के बोल दो, बोलो सर 2 3 4, क्योंकि मैंने बताया कि फिकोनी के क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं बेटा, फिकोनी के क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। नोट करते जाइएगा। और आप सब जानते हो कॉपर अब यहाँ से चेंज होने लगेगा, कॉपर में क्या चेंज होने लगेगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसको ऐसे याद रखना है, यहाँ 1 और समझ गए, और इसके बाद इसका दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर +1 और ये +2, और जिंक का केवल एक ही होता है +2, ये +2, नोट करिए, बहुत बढ़िया। तो ये 3D सीरीज के एलिमेंटों का बेटा क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। और इनको मैं सर्कल कर दूं, ये हो गया। जिनको हम सर्कल कर रहे हैं वो इनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, वो इनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +2 है ना। कभी आपसे पूछे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये स्कैंडियम का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, इसका तो +3 होगा क्योंकि एक ही अकेले ही है ये। इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +4, इस वाले का +5 +6, समझ गए ये। अच्छा ये यहाँ से बेटा एक और बात हमें दिख रही है, आप सब ने ध्यान नहीं दिया, अभी हमने देख पाए कि स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज तक जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे जा रहा है। देखो ना, हाईएस्ट Mn+7, समझ गए। सिमिलर क्रोमियम हाईएस्ट पे किस में जा रहा है, +6 में, तो इधर हाईएस्ट पे जा रहा है, पर इसके बाद वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे नहीं जा पा रहा है, समझ गए ना। किसके बाद बेटा, किसके बाद, Mn के बाद, तो Mn के बाद हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर रहा, जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रॉपर्टी उतने ही वो शो कर पा रहा है। नोट करिए, बहुत बढ़िया। जैसे एक मैं एग्जांपल वेनेडियम वाला देता हूँ, आपको याद आएगा, ये B2O5 वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर, देखो ये +5 में है, तो ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। ये बहुत कॉमन कंपाउंड है जो कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज़ किया जाता था, कहीं आपको याद हो कि किसके कैटलिस्ट में यूज होता था, याद करिए, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनाते थे ना, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से जब सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं तो उसमें किसकी प्रेजेंस करते हैं, B2O5 की। तो B2O5 किस में है अपने ऑक्सीडेशन नंबर +5 में, पर एक्चुअली बेटा ये इसमें तुरंत डिकम्पोज हो जाता है B2O4,
B2O4, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे स्टार लगा लो, कभी पूछा जा सकता। और ये नेसेंट ऑक्सीजन दे दिया, समझ गए। तो इसका स्टेबल फॉर्म ये है, ये क्या है, स्टेबल फॉर्म। तो इस क्वेश्चन से हमें एक चीज़ और बेटा सीखने को मिलती है कि जरूरी नहीं कि कोई कंपाउंड अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पर हो तो वो स्टेबल हो। देखो ये +5 है, पर ये किस में जाके रुका, +4 में, समझ गए। पर +4 वाला ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, है ना। और इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज करते थे, अगर आप में से किसी को याद आए तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस देखो मैं यहाँ बनाता हूँ थोड़ा सा। ये देखो बेटा, ये है, क्या लेते थे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, बोलो। सबसे पहले ये SO क्या लेते थे, बोलिए, SO2 लेते थे। SO2 का यहाँ पर क्या कर देते थे हम, ऑक्सीडेशन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता था, SO3 में। ऑक्सीडेशन कौन करता है, ये देखो B2O5 किस में ब्रेक हो जाता है, B2O4 में, और ये नेसेंट ऑक्सीजन, यही नेसेंट ऑक्सीजन SO2 से रिएक्ट करके क्या बना देती है, SO3। मैं याद दिला रहा हूँ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये देखो बच्चों, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट पूछे जा सकते हैं, समझ गए ना। तो जो बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है उनको दिमाग में रखने की कोशिश किया करिए, ये थोड़े फंडामेंटल पॉइंट है, इनके एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत होती हैं। बोल सकता है कि कैटलिटिक प्रोसेस में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो B2O5 यूज़ करते हैं, समझ गए। और इसमें अच्छा बेटा क्वेश्चन बनाएगा तो आपसे ये पूछ सकता है कि इन दोनों में कौन स्टेबल होता है, समझ गए। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 वाला स्टेबल होता है, समझे, ये वाला ध्यान दीजिएगा। अब जरा देखो, इस SO3 को बेटा, पहले बोर्ड पे रहो, इस SO3 बना लिया। अब इस SO3 में हम वाटर डाल दिए, क्या डाल दिए, वाटर। तो जैसे इस SO3 में वाटर डाल देते हैं तो यहाँ से क्या बन जाता है, H2SO4 बन जाता है। अब जब SO3 बेटा वाटर के संपर्क में आता है ना, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर प्लस लिख दूँ, हीट, प्लस हीट रिलीज होती, समझ गए। ये हीट याद रहेगा, ये हीट प्लस हीट रिलीज हुई। अब बच्चों, जब बहुत सारी हीट रिलीज होगी तो ये जो H2SO4 बना है ना, वो इवेपोराइज नहीं हो जाएगा, उड़ नहीं जाएगा, तो प्रोडक्ट में प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बहुत कम मिलता है, समझ गए ना। तो करते क्या है, इस H2SO4 को, इस H2SO4 जो बना है उसको किसके कांटेक्ट में लाते हैं, बोलो, SO3 के कांटेक्ट में लाते हैं। किसके कांटेक्ट में लाते हैं, SO3। तो ये बन जाता है ओलियम वावा H2O7, इसीलिए इसका नाम पड़ा कांटेक्ट प्रोसेस, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कांटेक्ट प्रोसेस। अब इस ओलियम को मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, मैं अगले पेज में नहीं जाता हूँ। इस ओलियम को देखो, ये H2O7 बना बेटा, और इसको मैं वाटर से अब ट्रीट कर देता हूँ। तो अब जो H2SO4 बना, अब यहाँ पर कम हीट निकली, ये स्मॉल h लिख दिया। तो जब कम हीट निकलेगी तो ये ज़्यादा उसमें मिलेगा बेटा, ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा, क्योंकि सोल्यूशन इवेपोराइज नहीं होगा, समझ गए ना। और यहाँ पर ये ज़्यादा फिजिबल कंडीशन कहला गई। तो क्यों कांटेक्ट प्रोसेस कहा गया, चूँकि SO3 किसके कांटेक्ट में आ जाता है, H2SO4, और H2SO4 और ये मिलके क्या बना दिया, ओलियम। अरे देखो ना बेटा, 2 सल्फर H2 हो गया, 4 और 3 7 ऑक्सीजन हो गए। अब ये इस ओलियम में आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे, वाटर डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा, समझ रहे हो। ये देखो, मैं ओलियम का स्ट्रक्चर लिख दूं तो आपको दिखे, ये डाई बेसिक, ये ऐसा होता है बेटा ओलियम, ये देखो, ये ओलियम। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, वाटर से। तो देखो ना, ये वाला बेटा बॉन्ड ब्रेक करो, एक H को और एक OH को। तो देखो, 1 मोल इधर से H2SO4 और 1 मोल इधर से H2SO4, तो 2 मोल H2SO4 बन गया। और प्लस हीट, कम हीट निकली, यहाँ पर कम हीट निकली। तो बोलो भाई, आप क्वेश्चन बेटा आप लोग ये कर सकते हो ना कि सर आपने तो यहाँ अपने को H2SO4 मिल गया, तो फिर वापस से H2SO4 क्या बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो H2SO4 बनाना ये बहुत कम अमाउंट में बना, समझ गए, क्योंकि यहाँ से हीट बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही। डायरेक्ट आप SO3 को पानी में डाल दोगे तो उससे बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी, समझे कि नहीं। इसलिए हम फिर इस H2SO4 को किसके कांटेक्ट में लाते हैं, बोलो जल्दी से, SO3 के कांटेक्ट में। और SO3 के कांटेक्ट में लाए तो बेटा क्या बन गया, देखो ना क्या बन गया, ये ओलियम बन गया। और ओलियम का फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो अब जो H2SO4 बनेगा, समझ गए ना, उससे
कम हीट रिलीज होगी और वो वाला प्रोसेस क्या होगा, फेवरेबल होगा और फिजिबल होगा बेटा, समझ गए। चलिए नोट करिए वाले पॉइंट, जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़े। नोट हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर याद रहेंगे डी ब्लॉक के। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देखो जरा, देखो दूसरा पॉइंट 02, ये 02 पॉइंट में देखो बेटा, इससे क्वेश्चन इस बार एग्जाम में अभी आए भी थे, बहुत पूछे जाते हैं। ये स्कैंडियम है, ये 21, ये स्कैंडियम 21 और ये 2 पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज ले लिया, 2 पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बनते हैं, बोर्ड में हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, जरा देखो बेटा। इसमें क्वेश्चन बन सकता है, मेरा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द नंबर ऑफ, साथ साथ नोट करते जाइए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पहली बात, एंड ये पहली बात, ये क्वेश्चन। और दूसरी बात, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, म्यू से, ये 2 बात। तो एक एक करके पहले फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले स्कैंडियम 2+ में हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए हम इनका क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। क्या करते हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो चलिए स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन में एक कर देता हूँ पूरा प्रॉपर से, फिर आगे आपको आसान तरीके से भी बता दूंगा। तो चलिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6, 3p के बाद हम क्या लिखा करते थे, 3d पहले 4s बाद में। आप s पहले लिख लो, d बाद में लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर बेटा जिनकी एनर्जी कम होती सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिल करते हैं। तो आप देखो यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। 18 बोले तो आर्गन का ही एटॉमिक नंबर 18 होता है। अब आर्गन के बाद हमने क्या लिखा, 3d और 4s। तो 18 देखो, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन s में भरेंगे। भले ही मैंने d को पहले लिखा, मैं यही बता रहा हूँ, पहले लिखूँ या बाद में लिखूँ, हम हमेशा इलेक्ट्रॉन उसमें भरते हैं जिसकी एनर्जी क्या होती है, कम। चूँकि बेटा d से s की एनर्जी क्या है, कम है, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन पहले s में भरे। तो यहाँ तक 18, 2 20 और 1 21, ये हो गया 21। अब देखो कितने पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, 2 पॉजिटिव चार्ज। जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन आप हमेशा किससे निकालने वाले हो, जिसकी एनर्जी कम है, इसलिए हमने s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकाले। तो अगर यहाँ से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो यहाँ क्या बचा बताओ, 3d1। अब d में सब सेल बना लो, यहाँ पर ये सब सेल कितने बनते हैं, d में 5 सब सेल बनते हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 1 आ गया, ये पहली बात। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आ गया। अब इसका मैग्नेटिक मूवमेंट दूसरा देखो, दूसरी बात फाइंड करो। मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए फार्मूला होता है, जरा देख लो, म्यू इक्वल टू n+2, ये फार्मूला हो गया, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बेटा बात करें, म्यू की बात करें, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 और ये 1+2, तो ये कितना आ गया, √3 और Bm बोर मैग्नेटिक। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आ गया बोलो, √3। नोट करिए ये पहला क्वेश्चन बेटा। इसी में क्वेश्चन का मर्जी कुछ भी दे सकता। अगर सपोज करो मैं स्कैंडियम 2+ दिया है ना, और इस बार 3+ ले लेता हूँ। स्कैंडियम 2+ की बात बेटा हम क्या ले लेते हैं, स्कैंडियम 3+ ले लेते हैं। तो अगर हम स्कैंडियम 3+ लें, इसका एटॉमिक नंबर 21, तो सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन, ये यहाँ तक आर्गन हो गया बेटा, यहाँ तक आर्गन हो गया। तो बार बार आपको 1s2 2s2 करने की ज़रूरत नहीं, सीधे क्या लिखने वाले हो, 3d 4s। तो 18, 2 20 और 1 21। अब देखो यहाँ कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, 3। सबसे पहले हम s से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 निकाल दिए। चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बेटा 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक ये वाला भी अब निकालना पड़ेगा। तो टोटल 3 हो गए। अब d में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 0। तो d में कितने हैं बेटा, 0। मतलब यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 0 हो गया। तो n इक्वल टू क्या हो गया, 0। अगर n 0 तो म्यू 0। समझ गया कि नहीं, नोट करिए। चलिए पहला, दूसरा, एक ये तीसरा क्वेश्चन, इसको आप बनाओगे बेटा। 2 क्वेश्चन हमने फाइंड किए, ये वाला आप ट्राई करेंगे क्या, ट्राई तो कर ही सकते हैं। टाइटेनियम 2+, ये 22 बेटा। ऐसे क्वेश्चन थोड़े बेसिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 22 क्या क्या फाइंड करना है बोलो यहाँ पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पहली बात। दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू लिख दूँ सीधे, ये दोनों फाइंड करिए। चलिए कोशिश करिए।
हो गया, गुड, मैच कराइए, बहुत बढ़िया बेटा। क्या बोल रहा है, टाइटेनियम 2+। तो सबसे पहला काम बेटा बिना आलस किए इसका हम क्या कर लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो गया आर्गन, आर्गन यहाँ तक 18 हो गया। फिर क्या करते हैं, 3D लिखते हैं, 4s लिखते हैं, तो 18 2 20 2 22, ये 22 हो गया। कितना पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। पर पहले जिसकी एनर्जी कम है उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसलिए बेटा हमने कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले, s ऑर्बिटल से। अब यहाँ आपको आखिरी में क्या बचा, 3d2। डी में कितने सब सेल बनाते हैं, 5, ये 5 बना दीजिए, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 भर दीजिए। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 2। तो n की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पर, ये देखो n = 2। अब मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए फार्मूला n और n+2, तो n 2 आया तो 2 और 2+2, तो दोनों 4, 4 दूनाई 8, √8 आ गया बेटा। तो √8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आ गया, बहुत बढ़िया, मैच कराइए। आया ये, चलो कुछ केस और अच्छे अच्छे कर लेते हैं। देखो कुछ एक्सेप्शन बेटा ले लेते हैं। ये क्रोमियम 24, फटाफट आप बनाते जाइए। ये देखो 2+, ये देखो क्रोमियम 24 4+, ये उनके ऑक्सीडेशन नंबर है, ये उनके ऑक्सीडेशन नंबर है। और अगर मैं यहाँ पर क्रोमियम 24 और 6+ लिख दूँ तो ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पर हो गया। देखो बेटा +6 किस में चला गया, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे। तो इन तीनों क्वेश्चन के हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक मोमेंट। ये क्वेश्चन बना लो, मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो बेटा ये एक्सेप्शन हुआ करता था, एक में निकाल के बनाए दे रहा हूँ, फटाफट बाकी आप तुरंत बेटा निकालिए हमारे साथ। तो एक में बनाता हूँ बेटा, ये देखो यहाँ तक आर्गन लिखते थे, यहाँ तक आर्गन। अब देखो आर्गन के बाद हम क्या लिखते हैं, 3d4s। अब देखो चूंकि एक्सेप्शन होता तो डी में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं, तो देखो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, d5 और ये s1 कर देंगे, समझ गए। इसी तरीके से चलो मैं इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखे दे रहा हूँ, 3d5 4s1, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1। चलिए यहाँ से कितना पॉजिटिव चार्ज है, 2, तो एक यहाँ से निकाल दिए बेटा, एक डी से निकाल दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बचा d4। डी में कितने सब सेल बनाते हैं, 5 ही बनते हैं, 4 तो इलेक्ट्रॉन भरने, तो 1 2 3 ये 4, पूरा डी ऑर्बिटल बनाए करिए। आलस मत किया करिए कि यहाँ 4 आ गए तो सीधे 4 लिखेंगे, कहीं कहीं पर झोल हो सकता है। जब पूरा आप सब सेल बनाओगे और इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो प्रॉपर तरीके से बेटा आंसर मैच होगा। तो यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ गया। अब यहाँ से क्या निकालने वाले हो, बोलो म्यू, और म्यू = √n+2। तो ये देखो n की वैल्यू 4, 4 + 2, 4 दूनाई 6 और 6 चौको 24, ये 24 आया बेटा। देखो bm मैच करा पहले वाले का, इनको भी निकाल दीजिए। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर देखो, +4, तो 1 इससे निकालो, 3 इससे, तो 3 और 1 4 हो गए, तो बचा d2। डी में कितने, 5 सब सेल बनाइए, ये बना दिए 5 सब सेल। ये n की वैल्यू 2, म्यू कितना आ गया, √8, सीधे फार्मूले में रखोगे, मैच कराइए। और यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ 3d 6 इलेक्ट्रॉन, तो 5 एक ये और ये 5 सभी निकल गए, 6 के 6, तो 3d 0 बना। तो 0 बना तो n क्या हो गया, 0, n 0 तो म्यू 0, अरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 तो मैग्नेटिक मोमेंट भी बेटा 0। शाबाश, बहुत बढ़िया, ये मैच हो गया होगा। तो 1 2 और कर लो, 1 2 फटाफट। देखो कोबाल्ट 27 3+, कोबाल्ट 27 2+, समझ गए। कोबाल्ट एक एक्सेप्शन ले लो, कॉपर 29 2+ एंड कॉपर 29 1+, ये सब निकाल लोगे। चलो ये आयरन 2+, आयरन 3+, Zn 2+ हो गया, Mn 2+, Mn 4+। लिखो ये सारे क्वेश्चन। निकल 28 2+, निकल 28 4+, ये HW करेंगे। ये बेटा सारे क्वेश्चन HW में करेंगे, ठीक है। एक कॉपर का मैं बता दे रहा हूँ, ये आखिरी वाला
ताकि एक बार आपको अप्रोच क्लियर हो जाए। अभी आपने किए जैसे वही सेम अप्रोच से सारे क्वेश्चन फाइंड करेंगे। तो क्या फाइंड करना है यहाँ, पहले क्वेश्चन तो देख लो। फाइंड क्या करना बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा एंड मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, ये ठीक है, जैसा भी आप सब लोग ने फाइंड किया मैग्नेटिक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो एक क्वेश्चन और देख लो, ये एक्सेप्शन है 3d10 4s1 लिख सकते हो। एक पॉजिटिव चार्ज है बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। दो पॉजिटिव चार्ज था तो फिर एक डी से और निकालते तो यहाँ d9 हो जाता। अब मैं केवल इसका कर रहा हूँ, बाकी आप करते रहिए। तो d10 बचा तो डी में बना दो। डी में कितने सब सेल बनाते थे, 5 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 ये 10, सबके सब पेयर्ड हो गए। मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया, 0। अगर n 0 तो म्यू 0, ये लो। अब इस तरीके से बेटा सब फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। बस ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये HW है। पर दुर्भाग्य की बात है, अपने इतने सालों का अनुभव है बेटा, HW जब बड़े बच्चों को दिया जाता है तो अगले दिन ऐसे ही HW कॉपी में लिखा मिलता है, समझ गए ना। ऐसे ही मिलेगा, हमको पता है, कोई करने वाला है नहीं। पर अगर आप कर लेंगे तो ठीक है, अच्छा है, राजा बेटा कहलाएंगे। पर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा राजा बेटा कहलाने वाला है ना। देखते हैं, शायद कोई कर ले। ये तो ये बच्चों होमवर्क है, पर अभी तक के अनुभव में ऐसे ही हम पाए हैं कि ऐसे ही HW अगले दिन लिखा कॉपी में बच्चों के मिलता है, ठीक है। टाइम ही नहीं बच्चों के पास, तो बहुत बिजी हैं, कुछ करते होंगे। चलिए अगला पॉइंट आए, नोट हो गया। चलिए अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो भी, कौन सा पॉइंट है जो भी, देखो सेकंड थर्ड जो भी है, थर्ड, अच्छा थर्ड जो भी थर्ड लिखो बेटा, यहाँ पर नोट लगा के लिखे, बहुत अच्छा पॉइंट। डी ब्लॉक आयन डज नॉट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन if d block लिखो, if d block लिखिए बेटा, if d block ion does not unpaired electron, ion does not unpaired electron, it will be, लिखो unpaired electron, then it will be expected colorless, then it will be expected colorless। कुल मिला के अगर बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास, तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट क्या होगा, कलरलेस होगा। समझ गए ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे फटाफट एग्जाम्पल लिखो बेटा, स्कैंडियम 3+ लिखते जाओ, ऐसे आएगा। और आपसे कलर पूछे गए, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाइटेनियम 4+ लिखते जाओ हमारे साथ, टाइटेनियम 4+, कुछ एग्जाम्पल कर लो। और ये जिंक 2+, क्लियर। अब देखो इनको, ये इसका स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है। टाइटेनियम स्कैंडियम कितना होता है, 21 का ये 21, ये बेटा 22, और जिंक आपको पता ही है 30, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3D 18 2 20 21। ये देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन टाइटेनियम का 3D 18 2 20 2 22। पहले कॉन्फ़िगरेशन देख लो बेटा। जिंक का देखो 3D 4s, तो 18 2 20 10 30। देखो ना दोस्तों, यहाँ 3+, तो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन D0। यहाँ पर क्या आया, 4, ये 4 के 4 निकल गए। तो यहाँ पर क्या आया, 3D0 कॉन्फ़िगरेशन, 3D0 कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये क्या आया, 3D10 आ गया। तो इनके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा। तो ये सब के सब क्या हो गए, बोलो कलर, बोलो ना कलरलेस हो गए। समझ गए। तो किसी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट में, ऑलमोस्ट मतलब किसी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट कैसा होगा, बोलो ना जल्दी से, कलरलेस होगा। ये एग्जाम्पल बेटा कर लो, कलर बहुत पूछे जाते हैं डी ब्लॉक के, है ना। तो एक कम से कम एक ये अप्रोच, ये कॉन्सेप्ट तो दिमाग में रखिएगा। चलो एक इम्पॉर्टेंट वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ये Cu+ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Cu+, जरा देखो, ये 29 होता है, 1+ दिया, समझे, 1+। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3D एक्सेप्शन है, तो 3D10 4s1 हो गया, 3D10 4s1। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है,
जब एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो ये क्या हो गया 3d10। बच्चों इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने के बाद भी ये कलर शो करता है Cu+, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली जो Cu2+ है ना, सुन लो पहले, ये आयन सोल्यूशन के फॉर्म में नहीं मिलता है। Cu+ आयन किसके फॉर्म में नहीं मिलता? सोल्यूशन के फॉर्म में। एक्चुअली ये पीपीटी के फॉर्म में मिलता है। किसके फॉर्म में मिलता है बेटा? पीपीटी के फॉर्म में मिलता है, इसलिए कलर होता है, इसलिए कलर शो करता है। तो Cu+ डज नॉट, लिख लो, डज नॉट एग्जिस्ट इन सोल्यूशन फॉर्म। Cu+ में लिखता हूँ, Cu+ डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, Cu+ आयन, यहाँ पर Cu+ आयन डज नॉट एग्जिस्ट इन solution form, in solution form it is exist, it is exist, it is exist, बात को समझिए। प्रेसिपिटेट फॉर्म, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा? प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। और प्रेसिपिटेट के फॉर्म में एग्जिस्ट होने के कारण ये क्या शो करने लगता है? कलर शो करने लगता है। तो अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, आपको याद आएगा बेटा इनके कलर। जैसे देखो, इसका कलर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। वाह वाह, हाँ यहाँ पर यहाँ देखो, अच्छा इसका कलर, रुको ना, वाह वाह, ओहो, ये है ना अपने पास जुगाड़, इसको इधर लिख देते हैं। हाँ बस, हाँ चलो बेटा, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। आ जाओ भाई, ये एग्जांपल देखो, ये एल्डिहाइड है, RCHO एल्डिहाइड है। अब याद करो, फेलिंग सोल्यूशन आपने कभी पढ़ा हो, सुना हो, 2CuO, फेलिंग सोल्यूशन, बेंडिक्ट सोल्यूशन, समझ गए? तो ये क्या करता है? एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज होकर खुद क्या करता है? रिड्यूस। तो CHO को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा? COOH में। और ये बेटा किस में रिड्यूस हो जाएगा? Cu2O में। ये आ गया Cu2O में। और ये Cu2O कॉपर किस में आ गया? +1 में। तो ये किस कलर का पीपीटी है? कॉपर के ऑक्साइड का। किस कलर का पीपीटी? रेड कलर का पीपीटी। फेलिंग किस कलर का पीपीटी बनाता है? रेड कलर का पीपीटी, समझ गए? सिमिलर यहीं कॉपर का सल्फाइड, ये देखो Cu2S, ये कॉपर का सल्फाइड, ब्लैक कलर का पीपीटी, ब्लैक पीपीटी, समझ गए? ये कॉपर, बहुत सारे एग्जांपल दे दिए। ये I2, Cu2I2, इसको भी नोट कर लीजिए, ये रेड कलर का पीपीटी, ये वाला भी। तो इतने सारे एग्जांपल हमने दे दिए। तो जो कॉपर +1 किसके फॉर्म में मिल रहा है बेटा? प्रिसिपिटेट, बोलो, पीपीटी के फॉर्म में, ना कि एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में। नोट करिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। जबकि इसके पास कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? 3D10 है, ठीक है, ये नोट हो गया। अगला पॉइंट देखो, अगला भाई, इसका भाई अगला पॉइंट 04। अगर बेटा डी ब्लॉक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? इफ प्रेजेंट है ना, इन डी ब्लॉक, लिख लो जरा, इन डी ब्लॉक, इन डी ब्लॉक, इन डी ब्लॉक एलिमेंट इज प्रेजेंट, प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, unpaired electron, then it will be colored, then it will be, वाह वाह, then it will be color, then it will be colored होंगे। अरे भैया सीधी सी बात, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर लेस। ये याद रहेगा कि नहीं? तो अगर किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट के पास क्या आ गया है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, तो क्या शो करने वाले हैं? कलर शो करने वाले। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लो। जैसे एक कॉमन एग्जाम्पल हमको याद आ रहा है, Mn, ये 2+, ये बहुत पूछा जाता है। तो Mn का एटॉमिक नंबर 25, तो इसका बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? बोलो, 3d5 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो क्या आ गया? 3d5। तो डी में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पढ़े हैं, देखो बहुत सारे पढ़े, ये सब के सब क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, समझ गए? नोट करिए। तो Mn क्या है? कलरफुल है। और ये Mn किस कलर का है? Mn2+, पिंक कलर का। किस कलर का है बेटा? ये पिंक कलर का, ये याद रखेगा, पिंक कलर। नोट करिए। अब मैं कुछ लिखने वाले हूँ, कल आप इन्हें नोट करिए, और अब कुछ कलर लिख देते हैं, पूछे जाते हैं।
यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, पहले इसे नोट करिए बेटा। टाइटेनियम 3+, टाइटेनियम 3+, वेनेडियम 4+, वेनेडियम 2+, क्रोमियम 2+, क्रोमियम 4+, इन सबको लिख लीजिए। 4+, क्रोमियम 4 नहीं सॉरी 3+, ये कुछ लिख लीजिए। और Mn3+, Fe2+, Fe3+। देखो बेटा इसका पर्पल, इसका हो जाएगा वायलेट कलर, एक कलर लिखेंगे पर्पल सॉरी ब्लू, और ये वायलेट कलर। ये याद ही रखने बेटा, ये याद ही रखने आपको, ठीक है। Cr3+ है ग्रीन, Cr3+ ग्रीन, और Cr3+ ग्रीन सॉरी 3+ तो ग्रीन होगा, तो ये ग्रीन होगा और ये +2 वाला ब्लू होगा। ये कलर याद रखिए। Fe2+ ग्रीन और Fe3+ ब्लू कलर का। ओ भाई Cu2+ रेड कलर का पीपीट सॉरी ब्लू, Cu तो ब्लू कलर का होता है ना, ब्लू कलर नोट करेंगे। Fe2+ ग्रीन और Fe3+ बेटा येलो होगा, येलो लेसैग्ने टेस्ट में पढ़ा था इसको, येलो कलर। Mn3+ रह गया क्या, Mn3+ वायलेट कलर, वायलेट। और Mn2+ तो अभी आपने सीखा ही था, Mn2+ पिंक कलर। इनके कलर याद रखने हैं, और इन सब के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये ध्यान दीजिएगा, तभी ये सब कलर शो कर रहे हैं, तभी ये सब कलर शो कर रहे हैं। कोबाल्ट, ये भी लिख लो, कोबाल्ट 3+ ग्रीन और कोबाल्ट 2+ ब्लू, 2+ ब्लू कलर का, सॉरी मैंने उल्टा लिखा, कोबाल्ट 2+ पिंक होगा। ये 3+ ब्लू कलर, और ये हो जाएगा आपका ग्रीन कलर, नोट कर लीजिए। ये कलर हो गए बेटा, इन्हें ध्यान रखिएगा। और इन सब के पास क्या प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तभी तो ये कलर शो कर रहे हैं। अच्छा निकिल, बच्चे ने बोला निकिल 2+, तो निकिल 2+ ग्रीन, निकिल 2+ ग्रीन। कोबाल्ट 2+ बताया होगा, कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट 2+ का बेटा बता दिया ना, कोबाल्ट 2+, सॉरी कोबाल्ट 2+ पिंक होगा, भूल रहे हैं हम ही, सही करिए। Cr2+ बताओ, Cr2+ ब्लू है, Cr3+ ग्रीन है, कोबाल्ट 3+ कहाँ लिखा, कोबाल्ट 3+ ब्लू है, ठीक है, और 2+ पिंक है। कॉपर तो ब्लू कलर का होता है ना, आप सुने होंगे ब्लू बिट्रॉल। चलिए अगला नंबर देखिए, ये कुछ कंपाउंड है, बहुत पूछे जाते हैं। ये देखो बेटा CuH2O का होल 4, H2O का होल, CuH2O का होल 4, और ये SO4 और ये H2O, इसे हम बोलते हैं ब्लू बिट्रॉल के नाम से जाना जाता है। नीला थोथा, हिंदी में क्या बोलते हैं, नीला थोथा, जो हिंदी बैच के बच्चे होंगे उस समझ गए होंगे। ब्लू बिट्रॉल, आपसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लू बिट्रॉल, तो ऐसे ऑप्शन देगा तो ये ब्लू बिट्रॉल हो गया। अगला देखो बेटा, ये FeH2O का होल 6, ये SO4 H2O का होल 6, और ये H2O। बच्चों देखो SO4 2-, इधर देखो ना, SO4 2-, तो Fe यहाँ पर किस में है, 2+ में है ना, इधर देख रहे हो Fe2, यहाँ SO4 2-, तो कॉपर किस में है, 2+ में, तो कॉपर 2+ में अभी मैंने बताया था ना ब्लू कलर का। यहाँ पर देखो Fe2+ में क्या बताया था, ग्रीन कलर का, तो ये क्या बन गया, ग्रीन बिट्रॉल।
ये वाला कॉम्प्लेक्स हो गया ब्लू विट्रॉल। इनके फार्मूले बहुत बोर्ड में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में तो पूछे जाते हैं, अभी जब आप बोर्ड के एग्जाम में आएंगे तो पूछ सकता है। तो इसका नाम क्या हो गया, ग्रीन विट्रॉल। ये ब्लू विट्रॉल और ये बेटा ग्रीन विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल नोट करते जाइए इंपॉर्टेंट लगा करके। और ये अगला ZnSO4.7H2, इसे बोलेंगे वाइट विट्रॉल, वाइट विट्रॉल। और अगला बेटा MgSO4.7H2, इसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे इप्सम सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट। ये कुछ कंपाउंड है जो एग्जाम और बोर्ड में बेटा अक्सर पूछे जाते हैं, इन्हें ध्यान दीजिएगा, नोट करिए फटाफट। तो ये कलर आप ज़रूर याद रखिएगा, कलर बहुत पूछे जाते बेटा, और इनका कोई दूसरा सलूशन है ही नहीं, सिर्फ हमें इनको याद रखना। तो बार बार प्रैक्टिस में याद ही हो जाते हैं, 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस करते हो और रिवाइज करते हो तो कलर याद हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट हेडिंग डाली, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। चलिए हेडिंग डालिए एटॉमिक रेडियस। बेटा इससे क्वेश्चन 100% हर साल बोर्ड में तो आते ही है, पर हर साल किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आता है। किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, जैसे मैं बोलूँ नीट है, जेई है, कोई सा भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में है, इस डी ब्लॉक एलिमेंट से एटॉमिक रेडियस से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं बेटा, अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको समझते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, तो कुछ तो होगी बात, तभी इतना एग्ज़ाम में इसको पूछता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं यहाँ बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए। हेडिंग डालिए। तो चलो बच्चों थोड़ा सा डीप एटॉमिक रेडियस में आ जाओ, अब बात मत करो, अब बोर्ड पे ज़रा ध्यान दो, चूँकि इंपॉर्टेंट बहुत है। मैंने क्या बताया, बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, बोलो 3D सीरीज। डी ब्लॉक यहीं से स्टार्ट होता था बेटा, 3D सीरीज। अब 3D सीरीज देखो, बार बार लिखने से आप सबको याद हो गया होगा कहाँ से शुरू था डी ब्लॉक। पहला एलिमेंट 3D स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद बेटा क्या आता है, टाइटेनियम, शक्ति, विक्रम, फेको, नहीं, क्यों, जनाब, यहीं तक थे ना। अब इनका एटॉमिक नंबर 21, ये 22, 23, 24, 25, 26 लिखते जाओ साथ साथ, देख क्या रहा, 27, 28, 29 एंड 30। ठीक, अब कॉन्फ़िगरेशन याद दिला दूं, क्या था, 3D 4s, तो 18, 2, 20, 1, 21, ये 3D 2, 4s2, वनेडियम बेटा 3D 3, 4s2, क्रोमियम एक्सेप्शन था तो 3D 5, 4s1, 3D 5, 4s2, 3D 6, 4s2, 3D 7, 4s2, 3D 8, 4s2, 3D 9, सॉरी एक्सेप्शन था तो यहाँ 10 कर लीजिए, और 4s1, और ये 3D 10, 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया बेटा। अब देखो बेटा, ये 3D सीरीज़ में बेटा जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, ज़रा देखो, लेफ़्ट टू, जब हम 3D सीरीज़ में लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं, समझ गए ना। तो जब हम 3D सीरीज़ में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं ना, तो ग्रेजुअली एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, ग्रेजुअली, समझ रहे हो ना, धीरे धीरे। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो पहले डिक्रीज, लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज, और फिर किनारे में जा कर के लेफ़्ट टू राइट ऐसे लिखिए, ये डिक्रीज हुई, और फिर आखिरी में क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इसमें बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ हैं, एटॉमिक रेडियस में क्या है, इरेगुलरिटीज़ हैं। तो ये क्यों इरेगुलरिटीज़, आखिर यहाँ पे ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, समझ गए। एक्चुअली होता क्या है ना बेटा, यहाँ जेड इफेक्ट लगता है, ये जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्ट क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, और जेड इफेक्ट अगर बढ़ता जाएगा तो रेडियस क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। जेड इफेक्ट लगता है, और साथ साथ में स्क्रीनिंग इफेक्ट भी लगता है, और क्या लगता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट।
स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्ट बोलो, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलो, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलो। अब ये होता क्या है, मैं वापस आता हूँ पहले, पर उससे पहले थोड़ा समझिए ये इफेक्ट कैसे इनमें 3D सीरीज, 4D सीरीज या डी ब्लॉक में कैसे लगते हैं, समझ गए। इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। मान लो बेटा कोई एटम है, मान लो हमने कोई एक ये एटम ले लिया, चलिए ये मान लेते हैं कोई सा भी एक एटम लिया, बात तो समझिएगा, ये एक एटम लिया, क्लियर। अगर कोई एटम है तो उसका क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, समझ गए, ये प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन के बाद देखो, प्रोटॉन के बाद इसमें क्या है, 3D सीरीज, मतलब n-1d सीरीज, n-1d इनर सेल, सॉरी सीरीज नहीं, n-1d इनर, n-1 इनर डी सेल, इनर, अरे इनर डी सेल, इनर डी सेल। अब ये इनर डी सेल है और इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन, देखो ना, डी और डी के बाद फिर s ऑर्बिटल आया ना, तो 4s2 जो भी था, तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन है, समझ गए। अब देखो यहाँ से बात को समझने की कोशिश करना बेटा, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में भी स्कैंडियम में कितने प्रोटॉन है, 21 है। तो ये जो 21 प्रोटॉन है, ये 21 प्रोटॉन, ओ भाई ये प्लस और ये जो 21 प्रोटॉन है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। प्रोटॉन का काम क्या है, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करने की कोशिश करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। अरे प्लस का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये अपने जब आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, तो बेटा उसको बीच में इनर डी सब सेल मिलती है, इनर सेल मिलती है, अरे ये वाली डी इनर सेल। अब इस इनर डी में जो भी इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, अभी चलो एक ही इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, समझ गए। तो इस तरीके से ये जैसे इनर डी, मान लो कोई जरूरी नहीं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, बहुत सारे लेने वाले हैं, कोई सा भी लेंगे, तो इनर डी वाला इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिपल करेगा, और न्यूक्लियस का काम क्या करना, अट्रैक्शन करना। तो यहाँ अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स के बीच में कुछ जो फोर्स में जो डिक्रीज आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। अब बेटा बात तो समझने की कोशिश करिएगा, बोर्ड पे रहो, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इतना आसान नहीं है इसको समझना, समझ गए ना। जिन बच्चों का यहाँ पर ये क्लियर कर लेंगे, अभी समझ लेंगे ना कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, जेड इफेक्ट क्या है, तो ये बेटा एकदम इजी हो जाएगा। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं बैठ पाया, नहीं समझ पाए, तो फिर आपको डी ब्लॉक की रेडियस समझ में आने वाली नहीं है। इसीलिए मैं रेडियस से पहले किस में आने की कोशिश करा कि ये जेड इफेक्ट क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, समझ गए ना, इसको समझाने की कोशिश करा। तो ये डी ब्लॉक के कोई से भी एलिमेंट है, अगर कोई बेटा डी ब्लॉक का एटम है तो उसका क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन। फिर इसके बाद आपको क्या मिली, इनर डी सेल मिला, ये इनर डी सेल हो गया, समझ गए। इनर डी सेल के बाद सबसे बाहरी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, एस ऑर्बिटल, जो भी बाहरी आउटर सेल। तो ये न्यूक्लियस क्या करता है, आउटर सेल को अट्रैक्ट कर रहा है। जब आउटर सेल को अट्रैक्ट किया तो इनर वाले डी सब सेल के इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेंगे, रिपल करेंगे, समझते जाना। अब देखो जैसे जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ता जाएगा, वाह 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 बच्चों, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियस क्या होता जाएगा, पावरफुल, और न्यूक्लियस पावरफुल होता जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा कि नहीं। और जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा तो यही तो, इसी अट्रैक्शन फोर्स को हमने क्या नाम दिया, जेड इफेक्ट। तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी, कम, अरे अट्रैक्शन बढ़ेगा तो श्रिंक होगी रेडियस, और जब श्रिंक होगी तो बेटा घटेगी, समझ गए ना। फिर देखो कुछ ऐसी सिचुएशन आती, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ। तो जैसे जैसे बेटा हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन 3D सीरीज, ये क्लियर हुआ। यहाँ से फिर देखो, फिर से लिखता हूँ आपको समझाने के लिए, ये देखो स्कैंडियम 21 और ऊपर ये है 3D सीरीज, इसको समझाएंगे बेटा, छोड़ेंगे नहीं इसका पीछा, ठीक है। ये 3D सीरीज कहाँ से शुरू करते हैं, शक्ति विक्रम फेंको नहीं क्यों, ये जनाब, ये लिख दीजिए। यहाँ पर कितने प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, 21, यहाँ पर कितने हैं 22, अरे 22, 23, 24, 25 ये एटॉमिक नंबर, और ये 26, और ये बेटा 27, और ये 28, और ये 29, और ये 30, समझिएगा। अब देखो होता क्या है, लेफ़्ट टू राइट जाने पर, लेफ़्ट टू राइट में ग्राफ से समझाने की अब कोशिश करता हूँ। यहाँ देखो जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहा है,
इधर देखो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेगा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो साइज क्या होगा बेटा, श्रिंक होगा, कम होगा। मीन्स लेफ्ट टू राइट धीरे धीरे एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली डिक्रीज। तो ये देखो यहाँ से अब आगे अगले पेज में आओ, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यहाँ पे ग्राफ में बना रहा हूँ, जरा ध्यान देना बेटा, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं यहाँ से, ये देखो ग्रेजुअली डिक्रीज, धीरे धीरे डिक्रीज कर रही, नीचे की तरफ घट रही। अब देखो होता क्या है यहाँ पर, ये फिकोनी में देखो, फिकोनी में आयरन कोबाल्ट निकिल में होता क्या बेटा, ये देखो यहाँ पर देखो, ये न्यूक्लियस और ये आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन। अब आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स, अब चूंकि धीरे से बेटा इनर डी सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़े कि नहीं, ये इनर डी सेल पे इलेक्ट्रॉन बढ़े कि नहीं। अभी जैसे यहाँ पर कितना था, D1 था, इसमें क्या था D2, D3, D4, ये बढ़ने लगे, D5, ये देखो 6, 7, ओ भाई ये क्या आ गया, D7, तुम यार एक सेकेंड, D6 के बाद बेटा यहाँ पर क्या है, D7 आया कि नहीं, ये D8 आया, तो 6, 7, 8 इनर सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़े कि नहीं, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़े कि नहीं। तो जितना अट्रैक्शन फोर्स लगता है, कोशिश तो मैं कर रहा हूं आपको समझाने की, जितना अट्रैक्शन फोर्स लगा उतना ही क्या लग गया, रिपल्सन फोर्स बेटा, कहां पर, फिकोनी पर, इसलिए इनकी रेडियस बिकम कांस्टेंट। तो फिकोनी में रेडियस क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, यहाँ पर रेडियस क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, समझ गए। और फिर देखो, फिर डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ा बेटा, ये D9 आया, और जिंक में क्या आया, D10, और जैसे फिर इनर डी सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़े तो फिर अट्रैक्शन की जगह क्या हो गया, रिपल्सन डोमिनेट कर गया, और जैसे ये यहाँ बिकम कांस्टेंट और ये रिपल्सन और फिर बढ़ गया, इसलिए कॉर्नर पे किनारे पे रेडियस क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। देखो ना, मैंने बताया था ना बेटा, पहले धीरे से घटती है और फिर किनारे में जाकर के क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों किनारे में जाके बढ़ गई, बच्चों को दिख गया बेटा, क्या दिख गया कि सर जैसे ही हम फिकोनी के बाद कॉपर और जिंक में गए तो डी में इलेक्ट्रॉन क्या हुए, बढ़े। तो इनर डी में इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स की जगह ये अट्रैक्शन और ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपल्सन। सर रिपल्सन फोर्स यहाँ पर क्या हो गया, डोमिनेट कर गया, तो रिपल्सन ज़्यादा और अट्रैक्शन कम, इसलिए कॉपर और जिंक की रेडियस बढ़ गई। तो यहाँ से देखो, स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, ये वेनेडियम, ये क्रोमियम, और ये बेटा Mn, और ये फिकोनी, ये बिकम कांस्टेंट फिकोनी, और फिर कॉपर की बढ़ गई Cu, और जिंक और ये बढ़ गई। तो ये ग्राफ बन गया। कौन सी सीरीज का बेटा ग्राफ हमने बना दिया, 3D सीरीज का ग्राफ, 3D सीरीज का ग्राफ, समझ गए ना। और सिमिलर 4D में भी ऐसे ही 4D का भी बनता है और ऐसे ही 5D का भी बनता है। नोट करिए, क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ बेटा। लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस धीरे धीरे क्या होती है, बोलो, कम होती है, फिर बीच में क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, फिर एट द एंड सीरीज, एट द एंड इंक्रीज हो जाती है, समझ गए। तो सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि पहले शुरू में क्यों धीरे धीरे घटती है, क्योंकि धीरे धीरे न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते हैं। एक बार फिर से, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते हैं तो क्या बढ़ता जाता है, अट्रैक्शन फोर्स, समझ गए। फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर ये फिकोनी में अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्सन फोर्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो रेडियस बिकम कांस्टेंट। फिर क्या होता है, डी में इलेक्ट्रॉन देखो बेटा बढ़ गया, डी में 9 और डी में 10, तो कॉपर और जिंक में इलेक्ट्रॉन बढ़े तो अट्रैक्शन की जगह यहाँ पर क्या डोमिनेट कर गया, रिपल्सन फोर्स, और रिपल्सन डोमिनेट कर गया तो ये बेटा रेडियस बढ़ गई। शाबाश, नोट करो, प्रयास किया हमने आपको समझाने के। और इन सभी इफेक्टों को क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इन्हीं को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। बहुत सुंदर, नोट करो। ये अगला भी QR कोड ले लीजिएगा, बहुत समझाना बेटा। भी देखो, एक बार फिर से देखो, ये हमने क्या लिए था, स्कैंडियम, ये कौन सी सीरीज थी, 3D, यहाँ सॉरी 3D ऐसे लिखो, ये 3D। फिर यहाँ पर क्या था, टाइटेनियम, है ना, और ये कहाँ तक चलता था, शॉर्ट फॉर्म का लेते हैं, जिंक तक चलता था बेटा। अब देखो, ये 3D के बाद क्या आता, 4D सीरीज, तो यहाँ पर ये वाइट्रियम आता था, और ये इधर क्या गया, जर्कोनियम आ गया, और यहाँ पर 4D, और 4D के बाद 3D, 4D, 5D, 5D में क्या आ गया बेटा, लेंथनम आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, हाफमियम आ गया कि नहीं, समझ गए। और ऐसे ऐसे जा करके ये कहाँ पर था, ये मरकरी, है ना, मरकरी तक,
और ज़िंदगी कद्दू हो गई, ये कैडमियम और ये मरकरी। समझ गए, बीच के एलिमेंट आप समझते जाइएगा सारे, समझे कि नहीं बेटा। 3D 4D। एक बात देखो बेटा, है ना, और इसके बाद 6D था, ये तो आपको पता ही है। 6D में एक्टिनाइड्स आते थे, एक्टिनाइड, और ये इनकम्प्लीट सीरीज हुआ करती थी। तो देखो, और ये रदरफोर्डियम, याद आया रदरफोर्डियम। रदरफोर्डियम का कितना होता था एटॉमिक नंबर? 104, 104, है ना। ठीक है, ठीक है बेटा। देखो अब लेफ्ट टू राइट तो ये सारी कंडीशन है। जरा यहाँ पर देखो, जब हम ये टॉप टू बॉटम गए, अगर हम ऐसे जाएं, अगर हम ऐसे जाएं तो टॉप टू बॉटम, अगर मैं यहाँ पर देखो, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? थर्ड बी। इस वाले को क्या बोलते हैं? फोर्थ बी। आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। अभी मैंने लेफ्ट टू राइट तो मैंने बोल ही दिया। लेफ्ट टू राइट, ये देखो, अभी ये लेफ्ट टू राइट था, ये देखो लेफ्ट टू राइट 3D सीरीज, ये ऐसे बनाए थे, थोड़ा सा ये ऐसे और ये ऐसे बनाए थे, इट इज़ 3D सीरीज, ये लेफ्ट टू राइट, समझ गए। अब देखो सिमिलर 4D सीरीज, लेफ्ट टू राइट, ये 4D सीरीज सिमिलर चलेगी, ये वाला हो गया 4D। सिमिलर इसी तरीके से 5D सीरीज, ये देखो ये 5D, ये थोड़ा ओवरलैप करते हुए ये 5D सीरीज, एक सेकेंड, और 3D, ये 4D, और ये थोड़ा और साफ साफ बनाता हूँ, और ये अब ठीक है, ये 5D सीरीज हो गया। आप देख रहे हो बेटा, जो 4D और 5D में ग्राफ में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। वो बहुत कम क्यों, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा समझने की कोशिश करिए। देखो ये इसका टाइटेनियम 22 कितना हो गया? 22। जर्कोनियम कितना हो गया? ये 39, ये 40 हो गया। हाफियम कितना हो गया बोलो बच्चों? हाँ 72 हो गया, वेरी गुड। 32 यहाँ ऐड कर देंगे तो ये 72 हो गया, ये 72 हो गया। देखो अगर हम थर्ड बी में बात करें, अगर हम थर्ड बी में बात करें तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इन थर्ड बी ग्रुप, इन थर्ड बी ग्रुप, इन थर्ड बी ग्रुप। देखो बेटा एक एक कितने कॉन्सेप्ट सीखते हैं तब जाके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इतना आसान काम नहीं रहता। इसलिए डी ब्लॉक के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा वेरिएशन रहती, इतनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ रहती। यहाँ पर ऐसा कोई सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है कि टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज या लेफ्ट टू राइट रेडियस इंक्रीज या डिक्रीज, ऐसा कोई रेगुलर ऑर्डर नहीं है। इतनी सारी इरेगुलरिटीज़ हैं और इतनी सारी इरेगुलरिटीज़ के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, उन्हीं को मैं बार बार आपको सबको बेटा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी मैंने लेफ्ट टू राइट बात करी थी, मैं थोड़ा आपको टॉप टू बॉटम बता रहा हूं। तो इन थर्ड बी ग्रुप, इन थर्ड बी ग्रुप, इन थर्ड बी ग्रुप टॉप टू बॉटम, वाह वाह, टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज, रेडियस इंक्रीज। ग्रुप में मैं बात कर रहा हूं, मतलब स्कैंडियम, ये देखो बेटा ये स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद ये वाइट्रियम, और फिर ये लैंथनम, और ये फिर एक्टिनाइड। ये कौन सा ग्रुप है बोलो? थर्ड बी ग्रुप के लिए। पर फोर्थ बी ग्रुप में ऐसा नहीं है कि टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज, नहीं। एक्चुअली होता क्या है बेटा, यहाँ पर जर्कोनियम और हाफनियम की रेडियस क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। सुन रहे हो कि नहीं? आप ध्यान नहीं दे रहे हो। जबकि हाफनियम की रेडियस क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। अरे टॉप टू बॉटम अगर रेडियस बेटा बढ़ती है तो इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, पर ज़्यादा ना होकर कि इसकी थोड़ी कम ही रहती है और इसकी ज़्यादा रहती है, थोड़ा सा अंतर आता है, इसलिए नियरली सेम लिख लो। तो जर्कोनियम एंड हाफनियम, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, समझ गए कि नहीं? तो जर्कोनियम और हाफनियम में जो रेडियस हो जाती है वो क्या हो जाती है? नियरली सेम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है इसको ज़रा समझ लो, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जर्कोनियम का जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये 3D4, 3D2, 4s2 कॉन्फ़िगरेशन आता, और जब हम हाफियम का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मैं आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ बेटा, 4f14, 4f14 एंड 4f के बाद 5p6 और 5s2। यहाँ f ऑर्बिटल आता है और यहाँ पर d ऑर्बिटल आता है। चूँकि f का साइज बेटा बड़ा होता है, f का साइज क्या हुआ? बड़ा। अगर f का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे कि नहीं?
इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे तो जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस में क्या बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स। इसमें क्या आया, डी। डी का साइज बेटा स्मॉल हुआ, बात तो समझिए ना। तो जो आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर उतना अट्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये रिपल्सन, चूंकि डी का साइज बेटा क्या है, स्मॉल, तो जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा तो ये इनर डी सेल इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपल। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिपल्सन। और एफ का साइज क्या है, बोलो, बड़ा है। तो जब एफ का साइज बड़ा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। किस में अट्रैक्शन होगा, बोलो ना। ये किसका मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया, हाफमियम, हाफमियम। और ये किसका किया, ये जर्कोनियम और ये हाफमियम। तो हाफमियम में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसी अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं लैंथेनॉइड अट्रैक्शन। तो बेटा यहाँ पर नियरली सेम क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पर कौन सा अट्रैक्शन लगा, लैंथेनॉइड अट्रैक्शन के कारण। तो ये रेडियस ऐसा क्यों हुई, क्लियर हुआ। जर्कोनियम और हाफमियम की रेडियस नियरली सेम क्यों हो गई, क्योंकि इसका जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि यहाँ पर क्या आता है, एफ ऑर्बिटल। जब जर्कोनियम का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या आता है, डी ऑर्बिटल। तो एफ का साइज बड़ा है, तो साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस किससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर, किस में आसानी से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो पाएगा, एफ में कि डी में, किस में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, बोलो। अरे एफ ऑर्बिटल। साइज बड़ा होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे, जब दूर दूर होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर पास पास इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये वाला जो डी है इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो रिपल्सन के कारण इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाए, इसलिए यहाँ ऐसा होता है। और इसीलिए ये एनर्जी का डिफरेंस, ये आप डिफरेंस देख रहे हो ना दोनों में, 5D और 4D में बेटा डिफरेंस देख रहे हो ना, किसके कारण हुआ, लैंथेनॉइड अट्रैक्शन। यहाँ पर क्या लिखोगे, लैंथेनॉइड अट्रैक्शन के कारण। ये थी रेडियस, बहुत इंपॉर्टेंट थी रेडियस। तो एक बार फिर से देख लो, चाहे बेटा आप 3D में चलो, पहले मेरी बात सुन लो, एक बार फिर से ध्यान दो, मैं कंक्लूजन बोलता हूँ। चूँकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, टफ है, बच्चों को लगता है टफ। एक बार देखो, इतना मुझे बैकग्राउंड और मेहनत करके इसका बेस बनाना पड़ा। अब मैं कोशिश करता हूं कि एक बार में फिर से रिवाइज करके आपको इसको सिखाने का बेटा मैं प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है बहुत ज़्यादा। तो एक बार फिर से चलो देखो, एकदम ध्यान से समझिए बेटा। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज। मिडिल में क्या हो जाती है, कांस्टेंट, एंड फिर इंक्रीज कर जाती है। ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली होता क्या है, देखो शुरू में न्यूक्लियस में प्रोटॉन कम है, प्रोटॉन कम तो कम अट्रैक्शन। न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ा, 22, 23, जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ता जाएगा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। इसी अट्रैक्शन फोर्स को हमने नाम क्या दिया बेटा, जेड इफेक्ट। तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो साइज क्या होगी, श्रिंक होगी। समझ गए कि नहीं। फिर देखो होता क्या है, बीच में फिकोनी में, अब अगले पेज में आ जाओ, ये देखो इन फिकोनी में, कहाँ लिखा, इस फिकोनी में इनर डी में इलेक्ट्रॉन बढ़े, इनर डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़े तो अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसीलिए फिकोनी बेटा क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। समझ गए ना, इनकी रेडियस क्या हो गई, कांस्टेंट। फिर देखो डी में इलेक्ट्रॉन यहाँ D9 D10 हुआ कॉपर और जिंक में। तो इनर सेल में जब इलेक्ट्रॉन बेटा बढ़ेगा इनर सेल में, तो जब अट्रैक्ट करेगा तो इनर सेल उसको क्या करेगी, रिपल करेगी, और रिपल्सन के कारण साइज क्या हो गई, बढ़ गई। इसलिए ग्रेजुअली धीरे धीरे डिक्रीज, बिकम कांस्टेंट एंड एट द लास्ट एंड इंक्रीज। तो आपको बच्चों, आप चाहे अपनी लैंग्वेज में फटाफट लिख सकते हो कि लेफ्ट टू राइट जाने पर ग्रेजुअली साइड डिक्रीज होती है। आप लिखो, मैं इतने सारे कॉन्सेप्ट समझाने में लिखवाना भूल गए तो आप लिख लो अभी, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज ग्रेजुअली डिक्रीज, मिडिल बिकम कांस्टेंट। और मिडिल बिकम कांस्टेंट वाई, क्यों, ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्सन फोर्स इज इक्वल, एंड द लास्ट एंड ट्रांजिशन एलिमेंट क्या हो गए, साइज इंक्रीज कर गए। ये पॉइंट लिखो, क्लियर। ये पहली बात थी। अब देखो इसके बाद बेटा फिर से एक बार मैंने समझाने की कोशिश करी कि ये जो लैंथेनाइड अट्रैक्शन है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, 4th B से। आप ध्यान ही नहीं दे पाए, इसका जो अट्रैक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है 3rd B वाले ग्रुप में फॉलो नहीं कर रहा। उनका रेगुलर साइज है एटॉमिक रेडियस, देख रहे हो, पर यहाँ पर इरेगुलर हो गए। समझ गए, मीन्स इन सब की साइज नियरली सेम हो जाएगी। जैसे देखो 3rd की शक्ति विक्रम, ये फिर नवाब
था, ये फिर नवाब था। तो इनकी 3D और 4D की साइज नियरली बेटा क्या होगी, सेम होगी। अब देखो विक्रम, इसके बाद थर्ड, फोर्थ के बाद ये फिफ्थ था, ये फिफ्थ के बाद क्या आएगा, सिक्स्थ बी में क्या आता था बोलो, क्रोमियम आता था, क्रोमियम। और यहाँ पर क्या लिखोगे, मॉलिब्डेनियम, करोड़ मोल वाला, ये टंगस्टन W। समझ गए। तो इन दोनों, ये आप बेटा नहीं समझ पा रहे हो, सर क्या बार बार समझाना चाह रहा है, 3D सीरीज और 4D सीरीज की रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे जर्कोनियम और हाफनियम, कहाँ गया, ये जर्कोनियम और हाफनियम। वैसे नेबोडियम एंड, समझ गए ना, ये वाले टाइटेनियम जो भी है, और मोलिब्डेनियम एंड टंगस्टन, समझे। और ये कहाँ तक चलता रहेगा, समझे। कैडमियम, कैडमियम के नीचे क्या आया, मरकरी। तो यहाँ तक बेटा समझ गए कि नहीं। तो फोर्थ बी से लेकर के सेकेंड बी तक में 4D और 5D में कौन सा कॉन्ट्रैक्शन लगता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बच्चे समझ गए कि नहीं। मीन्स में अगर थोड़ा थोड़ा यहाँ से आपको बताने की कोशिश करूँ, चूँकि ये वाला कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से हम लेते हैं 3D और 4D, मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखो मैंने थर्ड बी को नहीं लिया, क्योंकि थर्ड बी में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, समझे कि नहीं। कहाँ से स्टार्ट होता है ये वाला कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड, है ना, फोर्थ बी से। अरे वाह बच्चे समझ गए। और फोर्थ बी में कौन से पीरियड में बेटा, 4D एंड 5D, समझ गए। हाँ गुड, अब क्लियर हो गया होगा बच्चों को ये। और आगे ये सारे हो गए, और कुछ बाकी, अच्छा यहाँ तक थे, यही तो समझाए, आगे बढ़े। तो 3D 4D एंड 5D इस तरीके से रेडियस चलती है। आगे बढ़िए, आगे नेक्स्ट रेडियस के बाद बेटा हेडिंग डाल लीजिए, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेडिंग डालो आयनाइजेशन, नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लिखो। आयनाइजेशन एनर्जी फटाफट लिखो, ये शक्ति विक्रम फेंको नहीं क्यों जनाब, शक्ति विक्रम फेंको क्यों नहीं जनाब। ये 21, 22, 23, 24, 25 एटॉमिक नंबर तो कम से कम लिख ही दिया करिए, 27, 28, 29 और ये 30 लिखिए फटाफट। बच्चों टाइटेनियम टू वेनेडियम तक आयनाइजेशन डिक्रीज, बहुत इरेगुलर ऑर्डर है बच्चों। आयनाइजेशन है, क्योंकि रेडियस इरेगुलर है तो आयनाइजेशन भी इरेगुलर रहेगी। यहाँ से डिक्रीज, सॉरी क्यों डिक्रीज। फिर क्रोमियम टू आयरन, यहाँ तक लो, क्रोमियम टू आयरन इंक्रीज, क्रोमियम टू आयरन इंक्रीज। फिर क्रोमियम टू आयरन, फिर कोबाल्ट टू निकिल डिक्रीज, और फिर इधर इंक्रीज, फिर इधर इंक्रीज, इस तरीके से, ठीक है। और बेसिक स्टेटमेंट है कि रेडियस घटेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। इतना मैं बोल के आगे निकल सकता था, पर इससे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, क्योंकि जब इतनी इरेगुलरिटीज़ है बेटा तो आयनाइजेशन में चेंज आएगा। तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमंग द 3D सीरीज, ये कौन सी सीरीज लिखा हूँ मैं, एमंग द 3D सीरीज, स्कैंडियम हैज़ द लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, हैज़ lowest ionization energy, lowest ionization energy, and among the 3D series zinc has highest ionization energy। अच्छा बेटा इसका हाईएस्ट आयनाइजेशन के एनर्जी क्यों है, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अरे D30 प्रोटॉन, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन बढ़ गए, 30। तो जितना प्रोटॉन बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। तो जिंक ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। तो डी का, जिंक का सबसे ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। और स्कैंडियम का सबसे कम क्यों हो गया, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम है। तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ के रखेगा कि नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना बेटा क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का निकलना डिफ़िकल्ट हो जाएगा तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा।
तो एक बार लिख लीजिए, आप स्टेटमेंट लिख लीजिए, इन 3D सीरीज स्कैंडियम हैज़ द लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड जिंक हैज़ अ हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। लिख लो इन 3D सीरीज। तब तक अगला पॉइंट फिर आते हैं, इसका ग्राफ देखो बहुत पूछा जाता है, बनाते हैं यहाँ से। स्कैंडियम तो सबसे लोवेस्ट था बेटा, ये सबसे लोवेस्ट था, लोवेस्ट था स्कैंडियम। शुरू कहाँ से करते हैं, टाइटेनियम टू वेनेडियम क्या हो रही थी, डिक्रीज कर रही थी आयनाइजेशन, टाइटेनियम टू, फिर इसके बाद यहाँ से V कॉमन ले लेता हूँ, V, फिर क्रोमियम, क्रोमियम शक्ति विक्रम, फिर ये Mn क्रोमियम, यहाँ लिखते जाओ, ये इंक्रीज कर रही, कहाँ तक इंक्रीज कर रही है, Fe तक। ये ग्राफ बनाओ, ऐसे ही तो NCERT पे ग्राफ बना हुआ ये, तो इधर डिक्रीज और इधर क्या हो गई, ये इंक्रीज, ये डिक्रीज और ये इंक्रीज, समझ गए, ये इंक्रीज। अब फिर देखो यहाँ से फिर आगे देखो बेटा, ये डिक्रीज, फिर ये देखो यहाँ वेनेडियम कॉमन लिया क्योंकि वेनेडियम से बढ़ रही है ना, इसलिए मैंने दोबारा वेनेडियम लिखा, वेनेडियम से बढ़ रही है ना। फिर देखो आयरन से फिर घटेगी ना, तो ये आयरन लिखा, और फिकोनी, ये देखो फिकोनी, ये डिक्रीज, फिर क्या करी, डिक्रीज करी, ये डिक्रीज, फिकोनी, निकिल तक डिक्रीज। अब फिर निकिल से देखो बढ़ी ना बेटा, तो निकिल, निकिल के बाद क्या आया, कॉपर, और कॉपर के बाद क्या आया, ये जिंक आ गया, ये इंक्रीज, जिंक इंक्रीज। ये ग्राफ बना लीजिए आयनाइजेशन एनर्जी का, समझे। देखिए एनसीईआरटी में ग्राफ ऐसा बना, खोलिए एनसीईआरटी आप सब देखिए, डी ब्लॉक आयनाइजेशन एनर्जी का। तो एक बार देखो बेटा कैसी से याद रखोगे, ऐसे देख लो, इधर देखो घटी बढ़ी, घटी बढ़ी, एक बार फिर से देखो, घटी बढ़ी, घटी बढ़ी, समझ गए कि नहीं, ऐसे ध्यान रखोगे। कुछ एक्सेप्शन के ऐसे कर लो, आयनाइजेशन के एक्सेप्शन है तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जल्दी से। जैसे देखो ये कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक में देखो, देखो जिंक की साइज़ बड़ी है, एक्सेप्शन क्या है, जिंक की साइज़ क्या है, बड़ी है। अगर साइज़ बड़ी है तो आयनाइजेशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, पर जिंक का आयनाइजेशन ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है ज़रा देखो, एक्चुअली ये 29 और ये बेटा जिंक का 30, क्यों ज़्यादा है, इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 3D10 4s1 हुआ, और जिंक का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या होगा बोलो, 3D10 4s2। तो यहाँ देखो हाफ फील्ड है और ये S2 क्या है बेटा, फुल फील्ड है। अगर फुल फील्ड है, पूरा बोर्ड ही बोल रहा है, अगर फुल फील्ड है तो स्टेबल है, और ये हाफ फील्ड है तो क्या है बेटा, अनस्टेबल। बात तो समझिए ना। तो जब कोई चीज़ स्टेबल है तो उससे इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या है, डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए ये वाला आयनाइजेशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। चलने दीजिए, चलने दीजिए। जिंक का आयनाइजेशन क्या हो गया, ज़्यादा, और कॉपर का आयनाइजेशन क्या हो गया, कौन सा आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन, समझ गए। अच्छा बच्चों यहीं पे और सीख लो, अगर हम सेकेंड आयनाइजेशन की बात करें, अगर हम क्या करें, सेकेंड आयनाइजेशन, तो सेकेंड आयनाइजेशन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दोगे, तो जब एक निकलेगा तो यहाँ पर जिंक ये Zn+ हो जाएगा, एक निकाला तो Zn+, अरे एक इलेक्ट्रॉन, अभी एक ही तो निकाले हो, फर्स्ट आयनाइजेशन मतलब एक इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पर Cu+ हो जाएगा। बात तो समझिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए कॉपर में तो ये क्या बचा, 3D10, यहाँ से जिंक से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या बचा, 4s1। अब बताओ किससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, D10 से कि S1 से, S1 से। तो S1 मतलब सेकेंड आयनाइजेशन, तो सेकेंड आयनाइजेशन किसका कम हो गया, जिंक का कम हो गया, और कॉपर का बढ़ गया। क्यों कॉपर का बढ़ गया, क्योंकि ये इनर्ट स्टेबल हो गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण कॉपर का आयनाइजेशन बढ़ गया और जिंक का कम हो गया। तो ये था फर्स्ट आयनाइजेशन और ये है बेटा सेकेंड आयनाइजेशन। तो सेकेंड आयनाइजेशन कॉपर का क्यों ज़्यादा हो गया, क्योंकि जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, 3D10 आ गया। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक ही निकला ना, तो एक बचा ना भाई, 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो S1 ही तो बचेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन, तो ये अनस्टेबल और ये स्टेबल। तो कभी कभी बेटा यहाँ सेकेंड आयनाइजेशन भी पूछ सकता है। एक आप बना दो, अगर पता चल जाएगा हमें कि आप कितना बेटा सीख पाए, क्रोमियम और ये Mn।
ये एक्सेप्शन केस है, इसीलिए एक्सेप्शन है, इसलिए मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन दोनों में किसका आयनाइजेशन ज़्यादा है, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट आयनाइजेशन और सेकेंड आयनाइजेशन। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, 3D 4s, तो ये एक्सेप्शन है, देखो बेटा ये वाला। और यहाँ आयनाइजेशन भी एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन एलिमेंट भी है, दोनों अलग अलग बात है। खैर 18 2 20 5 25, और सॉरी क्रोमियम ये 3D 5। वैसे दिख गया बच्चों, है ना, दिख रहा है साफ साफ। अरे बोलो सर, यहाँ 1 और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो स्टेबल है, फुल फील्ड है। फुल फील्ड होने के कारण ये क्या है, स्टेबल, और ये वाला अनस्टेबल है। तो जो स्टेबल उससे इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या है, डिफ़िकल्ट है। तो ये तो सबको दिख रहा है ना बेटा, Mn का आयनाइजेशन ज़्यादा किससे, क्रोमियम से। पर कौन सा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन। अरे वाह, अब अगर हम बात करें सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की, इसमें बेटा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देखो, अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो सेकेंड आयनाइजेशन में यहाँ पर क्या बचा, 3d5 बचा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या बचा, 4s1 बचा। अब बताओ d5 स्टेबल हो गया कि नहीं, ये वाला क्या हो गया, स्टेबल, और ये वाला क्या हो गया, अनस्टेबल। तो अब इससे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और इससे इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। मीन्स Cr प्लस और कौन सा लिया, Mn प्लस में Cr प्लस का सेकेंड आयनाइजेशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया बेटा। नोट करिए बच्चों, हेडिंग डालिए हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए हीट ऑफ एटमाइजेशन। बच्चों लिखेंगे, थोड़ा सा लिखे, इन ट्रांजिशन मेटल, इन ट्रांजिशन मेटल, इन ट्रांजिशन मेटल आर टू टाइप बॉन्ड, इन ट्रांजिशन मेटल आर टू टाइप बॉन्ड, आर टू टाइप बॉन्ड, टू टाइप बॉन्ड। बच्चों कौन कौन सी बॉन्ड बनाते हैं ट्रांजिशन मेटल, टू टाइप। टू टाइप बॉन्ड मतलब कौन कौन सी बॉन्ड बच्चों, एक्चुअली देखो, जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, सपोज करो 3D ही सीरीज ले लेता हूँ, 3D और 4s1 स्कैंडियम लिया, मान लेते हैं 21 हुआ, तो 3D 4s1, तो s में इलेक्ट्रॉन, और सॉरी 18 2 20 और 1 21। सिमिलर इसके बाद टाइटेनियम, तो 3D 4s 18 2 20 2 22। सिमिलर ऐसे चलता है वेनेडियम से लेकर के, वेनेडियम से लेकर के और ये जिंक तक। तो यहाँ चलो एक और भर देता हूँ, 3D 3 और 4s2, और ये जिंक में आ गए 3D 10 और 4s2। तो एक्चुअली बेटा देखिए, इन ट्रांजिशन मेटल आर टू टाइप बॉन्ड। टू टाइप बॉन्ड मतलब आप देख रहे हो यहाँ s ऑर्बिटल भी और d ऑर्बिटल में। तो अगर s में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो आयनिक कैरेक्टर आता है, और जहाँ आयनिक कैरेक्टर आएगा वहाँ मेटॉलिक बॉन्ड आएगी। तो टू टाइप बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, मेटॉलिक बॉन्ड, पहली बात। और बच्चों जैसे जैसे D1 में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो D1 में कौन सी बॉन्ड फॉर्म होगी, अगर D1 में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से दो तरीके की बॉन्ड बनाते हैं, तो एक मेटॉलिक बॉन्ड और एक कोवैलेंट बॉन्ड। तो बच्चों जब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मींस डी में इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जब कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाती है। क्या बन जाती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाती है। इसलिए ट्रांजिशन मेटल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, चूंकि उसमें दो तरीके की बॉन्ड का कैरेक्टर आता है, एक मेटॉलिक बॉन्ड और एक कोवैलेंट बॉन्ड का। अब जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा ना बेटा, तो इनका ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे ना, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। ये वाले क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल वाले कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, हार्ड होते हैं, और हार्ड होने के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, हाई होता है। तो ये नोट करेंगे थोड़ा सा, तो इसके बारे में अपन लिख लेते हैं। सो ट्रांजिशन मेटल हैविंग, यहाँ लिखते हैं, सो ट्रांजिशन मेटल हैविंग, ट्रांजिशन मेटल having high boiling point, melting point and high heat of atomization, high heat of atomization। ये बेटा लिख लो, atomization।
तो इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट के हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होते हैं, हाई होते हैं, चूंकि उनमें डी में इलेक्ट्रॉन आने के कारण उनमें कोवैलेंट कैरेक्टर भी आने लगता है और एस में इलेक्ट्रॉन आने के कारण मेटालिक कैरेक्टर भी आने लगता है। और इन दोनों कैरेक्टर के कारण से इनका जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है बेटा, इसलिए बहुत हार्ड होने लगते हैं। हार्ड होने लगते हैं तो इनका मेटल्स हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन शो करते हैं। नोट करिए बात ये। चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए जैसे कोई मेटल है बेटा, ये मेटल सॉलिड है और इस मेटल सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर दिए, मेटल को सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए। तो सॉलिड मेटल को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है, यही हीट रिक्वायर्ड हीट क्या कहलाती है, हीट ऑफ एटमाइजेशन। समझ गए ना बच्चों? द रिक्वायर्ड हीट कन्वर्ट टू सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड हीट ऑफ एटमाइजेशन। समझे बच्चों? तो इसे थोड़ा सा लिख सकते हैं, द हीट रिक्वायर्ड, द हीट थोड़ा लिखते हैं, द हीट रिक्वायर्ड, the heat required in this process is called heat of atomization, heat of atomization। बेटा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ एटमाइजेशन। नोट करेंगे इसे, इंपॉर्टेंट, फिर से लिख देता हूं, ये हीट ऑफ एटमाइजेशन, ये हेडिंग समझते जाइएगा। तो थोड़ा सा समझते हैं 3D का हीट ऑफ एटमाइजेशन, 3D सीरीज का। तो 3D में बेटा क्या लिखते हैं, शक्ति विक्रम फेंको नहीं क्यों जनाब। तो ये 3D सीरीज हो गई। अगर हम इसके हीट ऑफ एटमाइजेशन का ग्राफ बनाएं तो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, या एक सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको यहाँ ले लेते हैं। ये आपने तो लिख ही लिया होगा, ये हो गया। अब बच्चों देखो इसका ग्राफ हम बनाने की कोशिश करते हैं, ये यहाँ से। तो ये स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद क्या है, टाइटेनियम, और टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, इस तरीके से। इसका कॉन्फ़िगरेशन D1 और इसका D2 और इसका D3, ध्यान देना बेटा। तो ये स्कैंडियम टू वेनेडियम हीट ऑफ एटमाइजेशन इंक्रीज करती, हीट ऑफ एटमाइजेशन इंक्रीज, हीट ऑफ एटमाइजेशन इंक्रीज। फिर होता क्या है बच्चों, फिर वेनेडियम को रेफरेंस मानते हैं। इस वेनेडियम के बाद देखिए 23, और 23 के बाद क्या आएगा, क्रोमियम, ये क्रोमियम 23, ये 24 और ये 25, ये 25 मतलब Mn। अब ये डिक्रीज करी 25 Mn तक डिक्रीज करी, और Mn और ये Fe, ये Fe का। अब देखो बेटा यहाँ से ये D4, D5 और ये D6, वेनेडियम तो रेफरेंस माना। अब ये यहाँ से हीट ऑफ एटमाइजेशन डिक्रीज, हीट ऑफ एटमाइजेशन डिक्रीज। अब फिर इसके बाद देखो बच्चों यहाँ से फिर ये इंक्रीज होने लगी, ये Fe को रेफरेंस से लिया, 26, 27, निकिल 28, इस तरीके से। अब ये इंक्रीज, यहाँ से इंक्रीज होने लगी, Fe कोबाल्ट निकिल, ये इंक्रीज। अब फिर इसके बाद डिक्रीज, फिर निकिल तो रेफरेंस लिया बेटा, तो निकल और ये कॉपर, निकिल कॉपर और ये जिंक, इधर डिक्रीज होने लगी, ये डिक्रीज। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें D8 और ये D9 4s2 और ये D10 4s2, ठीक है। तो बच्चों देखो ये थोड़ा याद रखना है, ये जो ग्राफ हमने बनाया किसका बनाया, हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ
एटमाइजेशन। कुछ लॉजिक रखिएगा बच्चों, पहले इनिशियली क्या हुई, हीट हुई, सॉरी पहले इनिशियली क्या हुई, इंक्रीज हुई, तो स्कैंडियम टू वेनेडियम इंक्रीज, फिर वेनेडियम के बाद आयरन तक क्या हुई, डिक्रीज। तो यहाँ ऐसे लॉजिक लगा सकते हो, जैसे जैसे अनपेयर्ड बढ़े, पर कहाँ पर ये शुरू में अनपेयर्ड का कॉन्सेप्ट, D1 से D3 तक अनपेयर्ड का कॉन्सेप्ट, जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़े, भाई कुछ ना कुछ तो लॉजिक रखना पड़ेगा दिमाग में रखने के लिए, अदरवाइज इन्हें बेटा ये ग्राफ और ये सब डेटाबेस होते हैं, इनको याद ही करना पड़ता है और इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इनको अपन कुछ तो लॉजिकली दिमाग में रख ही सकते हैं। तो वो कैसे रख सकते हैं, देखो D1 से D3 तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़े तो यहाँ तक इंक्रीज हुआ, इसी तरीके से यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हुए, घटे, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटे तो यहाँ पर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इनको लॉजिक में रख सकते हैं बच्चों। तो ये ग्राफ बना लीजिए, नोट करिए, इट इज अ हीट ऑफ एटमाइजेशन। ओके, नोट करिए। ओके, शाबाश। इसके बाद बेटा हेडिंग डाल लीजिए मेल्टिंग पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, आइए मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट के अगर हम बात करें, यहाँ से लेते हैं, देखो स्कैंडियम, ये हुआ टाइटेनियम, ये वेनेडियम, और इसके बाद ये क्रोमियम, ये क्रोमियम, यहाँ तक बच्चों ये मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा, ये 21, 22, 23 और ये 24। कॉन्फ़िगरेशन D1, D2, D3 और चलो ये D5, 4s1, समझते जाइएगा। इस तरीके से क्रोमियम, क्रोमियम के बाद ये 24 के बाद ये 25, सीधे ऐसे लिख दीजिए, ये मैग्नीज Mn। एक्चुअली Mn का देखो D5 होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़े, यहाँ पर ये लॉजिक लगा सकते हैं कि जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट का, ये मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ। पर उस तरीके से अगर देखा जाए तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, भाई देखो ना D5, डी में तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका तो और ज़्यादा होना चाहिए, पर ये बेटा D5 जो मैग्नीज है Mn है ना, इसको आप एक्सेप्शन रख लीजिए, ये एक्सेप्शन की तरीके दिमाग में रखो, होना सबसे ज़्यादा चाहिए पर सबसे कम है, तो मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट सबसे इन ट्रांजिशन एलिमेंट में सबसे कम होता है। अब मैग्नीज के बाद देखो 25 और 25 के बाद बेटा आया 26, ये 26, इस तरीके से 26, आयरन 26, 27, ये 26 को और कोबाल्ट 27, कोबाल्ट, और फिर इसके बाद निकिल 28, कॉपर 29 और ये जिंक 30। इसको हम बोल सकते हैं क्या था, D5 के बाद D6, D7 और ये 4s2, और ये बेटा 4s2, निकल भी 3D8, 4s2, या इनको रहने दीजिए, सीधे सीधे मेटल लिखिए, ये नोट करेंगे बेटा, ये ग्राफ बनाएंगे, ये ग्राफ बनाएंगे, तो या लिख देता हूँ, चलो 26, D7, यहाँ D8 और D9 और D10। इनका लॉजिक ऐसे रखिएगा बेटा, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसलिए मैंने लिख दिया ये D6, जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट घट रहा, मेल्टिंग पॉइंट घट रहा, पर 3D सीरीज में बेटा सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका दिखा, यहाँ पर सब बच्चों को दिख गया होगा, 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम का और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीज का दिखा। समझिएगा बच्चों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है मेल्टिंग पॉइंट 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज में। तो ये आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा नोट करिए बेटा, लॉजिक कैसे रखोगे, जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, पर Mn का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम हुआ, फिर इसके बाद जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटेंगे, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़े थे, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। बस आपको मैग्नीज वाला ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्शन में, चूंकि इसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए पर इसका सबसे कम हो गया, इसलिए एक्सेप्शन के तरीके इन्हें ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ नोट लगा के और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखे, नोट लगाइए सबसे पहले, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। एमंग द ट्रांजिशन एलिमेंट, पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट में बेटा टंगस्टन का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, टंगस्टन का होता है। तो टंगस्टन लिखो, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई,
टंगस्टन हैज़ high melting point among the all transition element, ये लिख लीजिए। and mercury Hg has lowest melting point। तो मरकरी का बेटा लोवेस्ट होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, सभी ट्रांजिशन एलिमेंटों में। इसका लॉजिक ये है मरकरी, क्योंकि ये लिक्विड होती है, तो कुछ ऐसा लॉजिक दिमाग में रखिएगा। मरकरी का सबसे कम और टंगस्टन का सबसे ज़्यादा, ये सबसे हाई, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट हुआ। ये नोट लगा के पॉइंट लिख लीजिए इसको, ठीक है, बस इतना। हाई, ये क्या, सॉरी, यहाँ पर मरकरी है जैसे लिखे, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ इसको लिखे W है। अच्छा लिखा तो फिर से लिख देता हूँ, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा बेटा नोट करेंगे। अच्छा बेटा W, एक सेकेंड, W किस ग्रुप में आता है? W अगर हम बात करें तो 6th B में आता है W वाला, ये 6th B में आता है। क्रोमियम, करोड़, मोल, ये वाला देखो टंगस्टन सबसे हाई, और उसी ग्रुप में ये क्रोमियम आया। तो देखो यहाँ पर अगर आप ग्राफ में देख पा रहे हो तो क्रोमियम सबसे ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसी ग्रुप का, लॉजिक को पकड़िए, इसी ग्रुप के ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सबसे हाई टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों। ये वाला 6th B वाला लॉजिक हो गया, और सबसे लोवेस्ट मरकरी वाला हो गया, तो ये 2nd B में आते हैं। जिंदगी कद्दू हो गई, ये देखो बच्चों, ये सबसे लोवेस्ट आ गया Hg का, तो ये 2nd B में आ गया। तो इसमें अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट में 3D सीरीज में बात करें तो लोवेस्ट ये हो गया जिंक का। ये देखो बेटा, जिंक का लोवेस्ट हो गया। लॉजिक लगा पा रहे हो कि नहीं? यहाँ पर देख रहे हो बेटा कैसे 6th B में सबसे हाईएस्ट कौन शो कर रहा है? टंगस्टन। तो 6th B वाली ही सीरीज में क्रोमियम आया, तो इसलिए देखो ना 3D में क्रोमियम सबसे हाई हो गया। ये देखो ऐसे सोचो, और सबसे नीचे कौन सा आया? टंगस्टन। और उसी सीरीज, क्यों सबसे, आप देख रहे हो बेटा यहाँ पर इस सीरीज में क्रोमियम का सबसे ज़्यादा हो गया, क्रोमियम का सबसे ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पर टंगस्टन का सबसे ज़्यादा था। 2nd B में जिंक, क्योंकि मरकरी का सबसे कम है तो जिंक का सबसे कम हो गया, तो ये कम वाले हो गए और ये वाली सीरीज ज़्यादा वाले हो गए। ऐसे कुछ लॉजिक रख सकते हैं। चलिए अगला कुछ और मैं लॉजिक से बात करता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिए, थोड़ा लिखिए बेटा। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, ये वेनेडियम, ये क्रोमियम, ये मैग्नीज, ये आयरन, ये कोबाल्ट, और ये निकिल, कॉपर, और ये जिंक। इस तरीके से ये आपकी हो गई 3D सीरीज, ये हो गई 3D सीरीज। 3D के बाद 4D सीरीज थोड़ा सा लिखेंगे। 4D सीरीज में वाइट्रियम, टाइटेनियम के बाद ये हो गया आपका बेटा जर्कोनियम, और यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, और फिर मौत तक रुहिडियम, के मौत तक रुहिडियम, रुकावट राह पर पड़ेगी, आग में कूद, आग मतलब एजी और कूद मतलब कैडमियम। ये हो गया 4D। अगर मैं 4D के बाद बेटा 5D बात करूं, ला हफ्ता वरना, ला हफ्ता वरना, उधर इधर पिटाई और होगी। ये हो गए बच्चों। अब देखो ये वाला कौन सा था? 3rd B। ये आपका हो गया 3rd B। अच्छा लिख ही देते हैं, ये 4th B, और ये आपका 5th B, 6th B, और ये 7th B, ये हो गया 8th B, ठीक है।
8th बी मतलब ये यहाँ तक फिकोनी तक 8th बी, और इसके बाद ये हो गया आपका फर्स्ट बी, और जिंक वाली सीरीज हो गई सेकंड बी। अब बच्चों देखो यहाँ पर जो टंगस्टन वाला सीरीज था ये किस में आया था, 6th बी, सबसे हाईएस्ट, ये सबसे हाईएस्ट। तो अब 3D में अब सबसे हाईएस्ट कौन रहेगा, क्रोमियम रहेगा। 4D में सबसे हाईएस्ट कौन रहेगा, मोलिब्डेनम रहेगा। ऐसे कुछ कुछ लॉजिक लगा लो बेटा। अब 5D में तो ये तो सबसे हाई है ही है। अब अगर लोवेस्ट की बात करते हैं तो 3D में लोवेस्ट को हमने कौन सा लिया था, जिंक का लिया था। यहाँ सबसे हाईएस्ट था तो ये सबसे मरकरी क्या हो गया था, लोवेस्ट था सबसे। 4D में कौन सा हाईएस्ट आपका शो करेगा, मोलिब्डेनम। लोवेस्ट कौन सा शो करेगा, कैडमियम करेगा बच्चों। तो इसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट का, इस लॉजिक से जरा आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए हमने 3D भी सीरीज लिख ली, 4D सीरीज भी लिख ली बच्चों, और 5D सीरीज भी लिख ली। तो चलिए इनका ग्राफ बनाते हैं। ऐसा कुछ एनसीईआरटी जब आप देखेंगे, एनसीईआरटी में इसी तरीके से ग्राफ बना है, और उस ग्राफ को देख के हम अक्सर डर जाया करते थे, पर कुछ कुछ हम यहाँ लॉजिक लेने की कोशिश करें ताकि वो ग्राफ बच्चों आपको थोड़ा सा आसान लगे, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके मेल्टिंग पॉइंट आप लोग थोड़ा सा समझिएगा और ध्यान दीजिएगा। तो चलिए सीधे ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्राफ की बात करें, ग्राफ बनाते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसे छोटा कर लें क्योंकि जगह की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, आ जाओ भाई आ जाओ, ऐसा बस रुक जाइए। अब यहाँ से बेटा ग्राफ लेते हैं, ये मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम 3D सीरीज़ का ले लेते हैं। ये देखो अभी जस्ट हमने बनाया था बेटा 3D सीरीज़ का, ये समथिंग ऐसा, यहाँ से ले ये 3D सीरीज़ का। तो 3D सीरीज़ में ये लिया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, और ये रहा क्रोमियम। देख रहे हो बच्चों, क्रोमियम का हाईएस्ट हो गया। अब क्रोमियम के बाद सीधे Mn का नीचे आ जाएगा। बताए थे Mn का कम होता है, और नीचे आओ भाई, ये Mn का सबसे कम, ये मैग्नीज, और मैग्नीज के बाद फिर आयरन। फिर धीरे धीरे इस तरीके से लेते हैं बेटा, मैग्नीज और आयरन, मैग्नीज और ये Fe, और फिर इस तरीके से ये नीचे की तरफ घटता जाता है। ये सीधे ऐसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, और ये जिंक, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये Mn का सबसे कम और क्रोमियम का सबसे ज़्यादा, ये बात को ध्यान दीजिएगा। ये क्रोमियम, लॉजिक क्या लिए थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, D1, D2, D3 और D4। यहाँ पर ये D5, तो इसको हमने एक्सेप्शन ले लिया था। समझिए बच्चों, तो ये 3D का था। इसी तरीके से 3D के बाद 4D, सिमिलर 4D चल रहा है। ये देखो, ये 3D, ये 4D, वाइट्रियम, और इसके बाद जर्कोनियम, और फिर इसके बाद निबोडियम, और ये मोलिब्डेनम। ये यहाँ पर मोलिब्डेनम को टॉप में कर दीजिए, ये मोलिब्डेनम का देखो। फिर इसके बाद ये आया TC आया। तो जिस प्रकार से Mn का ग्राफ जाता था बेटा, TC का नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, ये यहाँ पर, और फिर इसके बाद वैसे ये चलता रहेगा, ये ऐसे, ये नीचे की तरफ आया, और फिर रुहीडियम, फिर RH, और फिर इसके बाद PD, फिर AG, और फिर AG के बाद ये कैडमियम आ गया। अब देखो इसी तरीके से बेटा 5D, ये 5D सीरीज़ का, और ये देखो सबसे टॉप में पहुंच गया ये टंगस्टन। सबसे पहले टंगस्टन का सबसे ज़्यादा ले लीजिए, और टंगस्टन के बाद देखो फिर ये आ गया टंगस्टन, और फिर इस तरीके से ये नीचे ग्राफ जाता है। ये ऐसे सीधे नीचे ग्राफ ऐसे गिर जाता है, और सबसे कम इन सब से देखो ओवरऑल ट्रांजिशन एलिमेंट में सबसे नीचे ग्राफ मरकरी का गिरा दीजिए, और सबसे ज़्यादा किसका कर दीजिए, W का। ये सबसे ज़्यादा। अब चूंकि ये इसी सीरीज में है तो 4D में सबसे ज़्यादा इसका, फिर क्रोमियम में इसमें। Mn का सबसे कम था तो Mn का कहाँ गया भैया, Mn का सबसे कम था तो Mn के बाद ये आया TC, तो TC का भी कम हो गया 4D में। और फिर इसके बाद 4D के बाद बेटा क्या आया, ये वाला, इसका भी कम करो, ये हो गया TC। और इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे लेना था, ये रुको, और एक सेकेंड बेटा, ये कम, और फिर ऐसे ये RE, और फिर ऐसे ग्राफ पूरा नीचे की तरफ चला जाता है। ये बन गया मेल्टिंग पॉइंट का बेटा आपका ग्राफ। ये
मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ बन गया। तो आप कम से कम ध्यान रखिएगा 4D सीरीज का लॉजिक, फोर्थ ग्रुप का लॉजिक लगाइएगा कि फोर्थ में सबसे ज़्यादा टंगस्टन का है, इसीलिए फोर्थ में सबसे ज़्यादा 5D सीरीज में सबसे ज़्यादा टंगस्टन का है, फिर 4D वाले में मोलिब्डेनम का है, और फिर इसके बाद 3D वाले में क्रोमियम का, और सबसे कम किसका है, मरकरी का, क्योंकि मरकरी क्या होती है, लिक्विड होती है। नोट करिए, बहुत बढ़िया। और एक ये एक्सेप्शन वाला केस अलग से याद रख लीजिएगा, Ag, Au, Cu, तो कॉपर का सबसे ज़्यादा, Au, और फिर सिल्वर का कम। ये एक्सेप्शन केस, इसे आपको याद ही रखना है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, और जहाँ एक्सेप्शन है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नोट करिए बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू।